बापू बोला अगर दुश्मन बाई गाल पे मारेगा ना तो दाएं गाल आगे करने की। ये ले देख, नहीं मारा ना। यदि कोई तुम्हारे एक गाल पे चाटा मारे तो अपना दूसरा गाल आगे करो। ये बात क्रिश्चियनों की बाइबल में लिखी हुई है। मोहनदास करमचंद गांधी क्रिश्चियनिटी से बहुत अधिक प्रभावित था, तो उसने बाइबल में ये बात पढ़ी और इस बात को उसने सिद्धांत के रूप में भारत के ऊपर थोपने का प्रयास किया। बताने का प्रयास किया गया कि ये वास्तविक में तुम्हारी ही संस्कृति की सीख है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? भारतीय संसार के किसी भी कोने में जाते, खूब मेहनत करते, पैसा भी कमाते, पर फिर भी अपने आप को शक्तिशाली ना पाते, क्योंकि उन्होंने एक सिद्धांत सीख लिया था कि कोई तुम्हारे गाल पे चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे करो और चाटा खाओ और चुपचाप एक कोने में पड़े रहो, पैसे कमाते रहो पर कोने में पड़े रहो। कभी अपना अधिकार मत मांगना, कभी अपनी राजनीतिक पहचान या शक्ति बनाने का प्रयास मत करना। और इसी कारण से भारतीय संस्कृति वाले लोग संसार के अलग अलग कोने में जहां जहां भी रहते हैं, वहां उनके पास कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं, कोई सॉफ्ट पावर नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को लंबे समय तक पृथक रखा, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप उनकी पहचान के लिए, उनकी संस्कृति के लिए उन पे आक्रमण हुए। उनकी मेहनत की कमाई उनके किसी काम नहीं आई। यूके जैसे देशों में जब वो मार खाते रहे तो उल्टा उन्हीं को दोष दे दिया गया कि वही दोषी है कि वो क्यों मारे जा रहे हैं। तो बापूजी के इस सिद्धांत ने भारतीयों को दो चाटे खा के बेशर्मी से जीना सिखा दिया। और संसार के किसी और कोने में कोई भारतीय हो, उनकी बात क्यों करनी? अपना भारत भी आज भी इसी सिद्धांत पे टिका हुआ है। इसलिए भारत के पास अपना स्वयं का कोई बीबीसी नहीं है, कोई अल जजीरा नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के क्षेत्र में कोई भी आओ, भारत को चाटा मार जाओ, भारत कुछ नहीं कर पाएगा। तो सबसे नया अटैक किया गया है भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी की कंपनी पे। एक अमेरिका की कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा, जिन्होंने अडानी पे आरोप लगाए हैं स्टॉक मैनिपुलेशन के, फाइनेंशियल फ्रॉड के। इसी के परिणाम स्वरूप अडानी अब तक की अपनी टोटल मार्केट वैल्यू का $110 बिलियन खो चुका है। कंपनी की $110 बिलियन की मार्केट वैल्यू खोने के साथ साथ गौतम अडानी की व्यक्तिगत संपत्ति, जो की एक समय पे $120 बिलियन के ऊपर हुआ करती थी, वो आज के दिन $61 बिलियन पे पहुंच चुकी है। जिसका अर्थ है कि वो गौतम अडानी, जो संसार के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में तीसरे स्थान पे आता था, आज के दिन वो 16-17 पे पहुंच चुका है। तो क्या इसका अर्थ हम ये मान ले कि हिंडनबर्ग रिसर्च के सारे आरोप सही है? यदि नहीं है तो क्या अडानी केवल एक गाल पे चाटा खा के अपना दूसरा गाल आगे करने वाला है, या कुछ उत्तर भी देने वाला है? ये सब कुछ मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा, तो चलो शुरू करें। ये सब विवाद तब शुरू हुआ जब हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की कंपनी ने गौतम अडानी पर आरोप लगाए कि उसने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बढ़ाने के लिए गैर कानूनी माध्यमों का प्रयोग किया है। उनका कहना है कि अडानी ने पिछले 3 साल में $100 बिलियन अपनी संपत्ति में जोड़ दिए हैं, जिनका अधिकतम पैसा स्टॉक प्राइस में 819% के उछाल के कारण आया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने दावा किया है कि अडानी अमीर बनने के लिए स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड करता रहा है। जब ये रिपोर्ट आई तो अडानी ग्रुप ने इसका उत्तर दिया, ये बताते हुए कि उनका एफपीओ आने वाला है, वो पहले से और अधिक शक्तिशाली होने वाले हैं। तो ये टाइमिंग, इस समय पे अडानी ग्रुप पे ऐसे गंभीर आरोप लगाने का एक ही अर्थ हो सकता है कि वो अडानी ग्रुप को अधिक से अधिक हानि पहुंचाना चाहते हैं। यदि ऐसा ना होता और वो केवल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे होते और वहां पे वो अडानी को एक्सपोज करना चाहते उसके फ्रॉड के लिए, तो कम से कम जाके उससे पूछते इन सब चीजों के लिए कि क्या उसने ये सब कुछ किया है, कि वो अपने पक्ष में क्या कह सकता है, जो कि बाकी सारे पत्रकार और इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग करते हैं। पर ऐसा प्रतीत होता है कि हिंडनबर्ग रिसर्च का उद्देश्य सत्य तक पहुंचना नहीं है, इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है, बल्कि बड़े से बड़ा विवाद करना है, बड़े से बड़ा नाटक करना है, ताकि अडानी ग्रुप को वो बड़ी हानि पहुंचा सके। और जब हिंडनबर्ग रिसर्च अडानी को अपने पक्ष में कुछ कहने का अवसर भी नहीं देगी और सीधा एक रिपोर्ट छाप देगी जिसका टाइटल ही ये होगा कि संसार का तीसरा सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा कॉन आर्टिस्ट है, यानी कि एक फ्रॉड है, तो इससे तो बड़ा विवाद होना बनता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी रेपुटेशन क्या है, कि वो इस प्रकार की रिपोर्ट छापेंगे तो अडानी ग्रुप के शेयर गिरेंगे, चाहे वो केवल थोड़े से समय के लिए ही क्यों ना गिरे, चाहे उनके आरोप सत्य हो या झूठ हो, दोनों स्थिति में स्टॉक उनके गिरने हैं। ये इस कंपनी का अच्छा अनुमान होता है। और वहीं पे तुम्हें हिंडनबर्ग रिसर्च का रेवेन्यू मॉडल समझ लेना चाहिए कि वो पैसा कमाते कैसे हैं। तो हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की कंपनी ये 2017 में नेट एंडरसन नाम के व्यक्ति ने शुरू की थी। ये लोग अपने आप को एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर बताते हैं, यानी कि सबसे पहले तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों में फाइनेंशियल फ्रॉड ढूंढने का दावा करते हैं, उसके बाद खुद ही उन कंपनियों में सेल की पोजीशन ले लेते हैं और खुद उस रिपोर्ट को रिलीज करते हैं, जिसका इन्हें पता है कि इनकी रेपुटेशन ऐसी है कि जैसी वो रिपोर्ट रिलीज होगी तो उस कंपनी के स्टॉक नीचे गिरेंगे, और क्योंकि इन्होंने पहले से ही सेल पोजीशन ले रखी है तो इन्हें खूब लाभ होगा। तो इस प्रकार हिंडनबर्ग रिसर्च अपना पैसा कमाती है। तो अडानी के केस में भी वही हुआ। $218 बिलियन की टोटल वैल्यूएशन वाली अडानी कंपनी अपनी $110 बिलियन की मार्केट वैल्यू खो बैठती है, केवल इसलिए क्योंकि उनके स्टॉक प्राइस नीचे जा रहे हैं। तो इसका अर्थ तुम ये मत समझना कि हिंडनबर्ग रिसर्च कोई सॉलिड कंपनी है और एक बार वो जिस कंपनी को एक्सपोज करने का दावा कर दे वो कंपनी नष्ट हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार के एक्सपोज के दावे करके उन्होंने कुछ कंपनियों को हानि पहुंचाई है, पर कुछ कंपनियों को हानि नहीं पहुंचा पाए। उसके सिवाय खुद इस कंपनी पे गवर्नमेंट एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन चालू है, उसी समय जहां पे ये दूसरी कंपनियों पे इन्वेस्टिगेट करके उन्हें एक्सपोज करने की बात करती है। Look at this. They are in the list of FBI investigation that has gone on since last year, according to several reports, with prosecutors probing potentially illegal trading tactics. They are also famous as Ponzi hunters. They are not specialized in exposing frauds as they claim. They themselves are frauds.
अब इस सारी विवाद पे राजनीति भी चालू हो गई है। कांग्रेस और उसके साथ साथ सारी वामपंथी पार्टियां अडानी पे और अधिक आक्रमण कर रही हैं। ये कहते हुए कि अडानी स्वयं तो डूबेगा ही और साथ में भारतीय बैंकों को और साथ में भारतीय इकोनॉमी को भी लेकर डूब जाएगा। उदाहरण के लिए ऐसा ही एक दावा करते हुए टीएमसी के एमपी महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट किया, जिसमें उसने बताया कि एसबीआई की टोटल लोन बुक का 27% उन्होंने अडानी को उधार दे रखा है, 27,000 करोड़ रुपए के रूप में। यानी कि ये 27% यदि अडानी वापस नहीं दे पाता है तो अडानी भी डूबेगा और साथ ही साथ एसबीआई को भी वो लेकर डूब जाएगा, क्योंकि ये 27% है एसबीआई का। ये महुआ मोइत्रा का कहना था, जबकि इस बात में सच्चाई बिल्कुल शून्य है। एसबीआई के चेयरमैन ने स्वयं बताया कि उन्होंने जितना लोन दिया है वो 27% नहीं है उनकी टोटल लोन बुक का, बल्कि 0.8% है। और ये 0.88% का नुकसान भी एसबीआई को तब झेलना पड़ेगा जब अडानी बिल्कुल रोड पे आ जाए, वो अपना लोन वापस ना दे पाए, जिसकी संभावना बहुत कम है। इससे आगे एसबीआई के चेयरमैन ने यह भी बताया कि अडानी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है और वो समय पे अपना लोन की रिपेमेंट करते रहे हैं। तो इस भारत के एमपी महुआ मोइत्रा को जैसे आभास हुआ कि उसका झूठ पकड़ा गया है, तुरंत उसने अपना ट्वीट डिलीट किया और वो भाग गई। तो राजनीति के संदर्भ में मैं बस इतना ही कहूंगा कि पॉलिटिशियन पे विश्वास मत करो, विशेषकर तब जब तुम्हारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं। स्वयं बैंक अपना परिप्रेक्ष्य रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं आंकड़ों के साथ। तो सीधा सोर्स पे जाओ, बैंकों की बात सुनो, वो स्वयं बता रहे हैं। और इस सब में वामपंथी मीडिया कहां पे है? वो नदियों में हिंडनबर्ग को ढूंढ रहे हैं। ये आप देखिए, तो हम हिंडन नदी के किनारे इन सीढ़ियों से उतरते हुए हिंडनबर्ग का दफ्तर खोज रहे हैं। एंडरसन, एंडरसन, हम एंडरसन को पुकार रहे हैं, एंडरसन नहीं आ रहा है। एंडरसन, वेयर आर यू? इंग्लिश भी बोल रहे हैं तब भी एंडरसन नहीं आ रहा है। तो अंत में भला वास्तविकता क्या है? क्या अडानी की कंपनी डूबेगी? क्या ये अडानी की कंपनी पूरी भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर डूब जाएगी? दूसरे प्रश्न का उत्तर है ना, अडानी की लाभ हानि से भारत की अर्थव्यवस्था को कोई बड़ी लाभ हानि होने वाली नहीं है। पर एक भारत के बारे में धारणा बनाने का प्रयास अवश्य होगा कि भारत में निवेश करना सुरक्षित नहीं है। तो यदि भारत की इतनी बड़ी कंपनी को परमानेंटली बड़े स्तर पर हानि हो जाती है तो इसका एक गलत संदेशा जाएगा विदेशी निवेशकों में। पर इस सब में हमारा मुख्य पात्र यानी कि अडानी क्या कर रहा है वो भी जान लो। अडानी ने कुछ उधार का पैसा समय से पहले ही वापस देना शुरू कर दिया है, जिसकी उसे कोई आवश्यकता नहीं थी। पर व्यापार से जुड़े संस्थानों को वो ये दिखाने में लगा हुआ है कि उस पर विश्वास किया जा सकता है और इसके अच्छे परिणाम अडानी को स्टॉक मार्केट में अभी से पहले दिखने शुरू हो गए हैं। पिछले 2 दिन से अडानी के स्टॉक में उछाल भी दिख रहा है और केवल आज ही के दिन में 15% की बढ़ोतरी हुई है। तो शुक्रवार के दिन जहां पे घट के स्टॉक प्राइस पहुंच गया था, वहां से लगभग दुगना होने वाला है केवल 2 दिन में। पर इससे आगे क्या होगा उसकी भविष्यवाणी करना मेरे लिए संभव नहीं है। पर अभी के लिए निवेशक अडानी ग्रुप में अच्छा विश्वास दिखा रहे हैं। तो यदि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, उसके सिवाय इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो। और अधिक सहायता करना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर भी करो। धन्यवाद।